हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जिसकी शुरुआत फ्रांस में 1950s में हुई थी और इसको फर्स्ट टाइम देखा गया था। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्लाउडी लेविस, उनके वर्क में देखा गया था। और लिटरेचर में एक क्रिटिक्स थे रोलैंड, उनके वर्क में इसको देखा गया था। तो जनरल लैंग्वेज में हम इसका डेफिनेशन समझ सकते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म? तो स्ट्रक्चरलिज्म इज द मेथोडोलॉजी दैट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन कल्चर मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द वे ऑफ देयर रिलेशनशिप। ओके, हम इसमें समझ सकते हैं कि हम लोग अपने ह्यूमन के साथ, ह्यूमन के कल्चर के साथ अगर यदि स्ट्रक्चरलिज्म को हम कॉन्सेप्ट तैयार करें तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम किसी एक से नहीं समझ सकते हैं, बल्कि उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझ सकते हैं। मतलब हमारे पीछे हमारे जो पूर्वज हैं, वहाँ से अगर यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसको मैनी फील्ड्स, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कौन कौन से क्षेत्र में देख सकते हैं हम इसे? लिटरेचर के क्षेत्र में देख सकते हैं, लिंग्विस्टिक के क्षेत्र में देख सकते हैं, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में देख सकते हैं, क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में देख सकते हैं, साइकोलॉजी के क्षेत्र में देख सकते हैं, सोशोलॉजी के क्षेत्र में देख सकते हैं, एंड एंथ्रोपोलॉजी, इसके क्षेत्र में भी देख सकते हैं। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल के आधार पर हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक ईंटा है। ओके, एक ईंटा है जिसका अपना कोई अस्तित्व होता नहीं है, लेकिन अगर यदि ईंटों के द्वारा एक बड़े से भवन का निर्माण किया जाए, एक बड़े से बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, तो एक बड़े सा भवन का अपना एक अस्तित्व खड़ा होता है। तो चूंकि हम उस भवन को समझने के लिए हमें कहाँ से समझना स्टार्ट करना होगा? ईंटा से समझना स्टार्ट करना होगा। ओके, उसी तरीके से हम लोग जो हैं, हम लोग अगर यदि खुद में अपना अस्तित्व खोजे तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यदि हम अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने पूर्वज से लेकर अपने स्ट्रक्चरलिज्म को समझें तो हमें अपने बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, इनके बारे में हमें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ओके, और इसके साथ साथ लिटरेचर के टर्म में अगर यदि देखा जाए तो हमें वहाँ भी स्ट्रक्चरलिज्म देखने को मिलता है। जस्ट एन एग्जांपल ले लेते हैं, एक पोएम है, ठीक है। पोएम तो डायरेक्ट बना नहीं है, क्योंकि पोएम के अंदर में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे सिलेबल होते हैं, जिनमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाता है, एक प्रॉपर राइमिंग स्कीम में उसको अरेंज किया जाता है एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और फाइनली एक पोएम का निर्माण किया जाता है। ओके, तो लिटरेचर के क्षेत्र में भी हम इसे देख सकते हैं। एंड लास्ट आता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक के क्षेत्र में इसे हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देख सकते हैं। जैसे कि लिंग्विस्टिक, एक लिंग्विस्ट थे जिनका नाम था फर्डिनेंड डी सेजूर, जिन्होंने इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1911 ईस्वी में। ओके, 1911 ईस्वी में, सॉरी 1915 ईस्वी में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी। इनके डिसिपल, इनके जो स्टूडेंट थे, उनके द्वारा ये बुक को पब्लिश करवाया गया था, जिसका नाम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। ओके, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्टों के बारे में बताया। तो चलिए हम इनके कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझते हैं। चूँकि 1950s में ही ये कम्प्लीटली आया था, तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। ओके, तो फर्डिनेंड डी सेजूर, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि आइसोलेशन में स्ट्रक्चरलिज्म नहीं हो सकता है। आइसोलेशन दैट मीन्स अलगाव या फिर अकेलापन। अकेला में अकेले कोई भी वस्तु अपना स्ट्रक्चरलिज्म क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब अपना अस्तित्व को नहीं बता सकता है। जस्ट एन एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर यदि हम लेंगे मेल, मेल जो है, मेल जिसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होगा विदाउट फीमेल, तो ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, मेल फीमेल। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं डे नाइट। अगर यदि ओनली डे रहेगा तो फिर इसका खुद का अपना एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो डे नाइट ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये कहते हैं कि एक सीरीज के फॉर्म में भी, एक चेन के फॉर्म में भी हम इसे समझ सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, हट, जिसे छोटा सा झोपड़ी कह सकते हैं, शेड, फिर हाउस, फिर पैलेस, फिर मैंसन, ये सभी एक चेन वाइज है। स्ट्रक्चरलिज्म एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं जिनका मीनिंग थोड़ा 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 बदलता रहता है। एक छोटा घर, फिर बड़ा घर, फिर उससे बड़ा घर, फिर बहुत ही शानदार सा महल।
ठीक है। तो इनका कहने का मतलब था कि सभी चीज़ों के स्ट्रक्चर के थ्रू अगर यदि हम उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने और एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कॉन्सेप्ट था लैंग और पैरल। लैंग और पैरोल। ठीक है। लैंग लैंग को हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स। जस्ट इन एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि ग्रामर का रूल्स हुआ, मैथमेटिक्स का रूल्स हुआ, ठीक है, फॉर्मूला हुआ, या फिर हम टेबल कर सकते हैं। ये जो रूल्स है ये सभी के लिए समान होता है, ये सभी जगहों के लिए समान होता है। लेकिन पैरोल, पैरोल क्या होता है? पैरोल का मतलब हम कह सकते हैं कि बोरो लेना, उधार लेना। हम अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी सारे चीज़ें करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम जो सेट ऑफ रूल्स है वहाँ से पिक करते हैं और उसका इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल कि अगर यदि हम कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओके, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम लैंग मतलब सेट ऑफ रूल्स, वहाँ से रूल्स ले सकते हैं, मैथमेटिक्स के रूल्स ले सकते हैं और उसे हम अपने क्वेश्चन में आंसर सॉल्व करने के दौरान इस्तेमाल करके हम अपना काम निकाल सकते हैं। ओके। उसी प्रकार से हम अपने डे टू डे लाइफ में भी कुछ रूल्स हैं उसको भी हम वहाँ से पिक करके अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। तो फाइनली हम समझ सकते हैं कि लैंग जो है वो सेट ऑफ रूल्स है और पैरोल जो है कि हम सेट ऑफ रूल्स से पिक करते हैं उसके फॉर्मूलाज को, उनके रूल्स को, और पैरोल में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ फर्डिनेंड डिसैजूर ने और एक कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि ऑर्बिट्री के बारे में। ऑर्बिट्री उनका कहने का मतलब था कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा थिंग्स है, उसके अंदर में, उसका इनसाइड में उनका मीनिंग छिपा हुआ नहीं होता है, बल्कि उसका मीनिंग हम लोग देते हैं, उसका मीनिंग हम लोग बताते हैं। जस्ट एन एग्जांपल मान लेते हैं, कोई एक डॉग है, ठीक है। डॉग डॉग को पता नहीं है कि वो डॉग है, लेकिन हम लोग जब आपस में डिस्कशन करते हैं डॉग के बारे में, कम्युनिकेशन करते हैं बार बार इससे उससे, और इस तरीके से बात कम्युनिकेशन के थ्रू फैल जाती है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि वो डॉग है। हम लोग उसको देख के समझ जाते हैं कि क्या है, वो एक डॉग है, लेकिन डॉग को पता नहीं होता है कि वो खुद में क्या होता है। तो इनका फाइनली यही कहना था ऑर्बिट्री में कि जो थिंग्स या ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में उसका मीनिंग नहीं होता है, बल्कि उसका मीनिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। इसके साथ साथ इन्होंने और एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो कॉन्सेप्ट था कि कोई भी चीज़ को समझने के लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, लैंग्वेज। और तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक वे ऑफ साइन या सिंबल कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, ठीक है। साइन, चिन्ह, चिन्ह। तो साइन जो है उसको उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला था सिग्निफायर और दूसरा था सिग्निफाइड। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर हम किसे कहेंगे? सिग्निफायर एक वर्ड या फिर साउंड को हम सिग्निफायर कर सकते हैं, जबकि सिग्निफाइड हम कहते हैं मेंटल कॉन्सेप्ट या फिर इमेज। जस्ट एन एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। ओके। एक वर्ड है रोज, ठीक है। रोज वर्ड ये क्या है? एक सिग्निफायर है। लेकिन जैसे ही किसी के सामने हम अगर यदि रोज कहते हैं तो जो बगल वाला होगा उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगा, मेंटल कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स एक इमेज उनके माइंड में क्रिएट होगा कि गुलाब। अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग कलर के रोज आ सकते हैं, किन्हीं का वाइट आ सकता है, किन्हीं का येलो, किन्हीं का रेड। ओके। तो फाइनली हम इससे समझ सकते हैं कि सिग्निफायर जो है वो वर्ड या फिर साउंड, साउंड को कहते हैं, और सिग्निफाइड जो है वो इमेज को दर्शाता है। इसके साथ साथ हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट एन साउंड से रिलेटेड। कहीं पे हम जाते हैं, अगर यदि हमें हिस, हिस का साउंड आता है, हिस, हिस का एक साउंड आया जो क्या है? एक सिग्निफायर है। या फिर बार्किंग, भौंकने की आवाज़ आई, ये क्या है? एक सिग्निफायर है, ठीक है। लेकिन जब हम हिस या फिर बार्किंग को सुनते हैं, ठीक है, तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है, हिस। हिस अगर साउंड हम सुन लेंगे, सिग्निफायर, तो हमारे माइंड में क्या इमेज आएगा? सांप का इमेज आएगा, स्नेक का इमेज आएगा, ठीक है, जिसको हम सिग्निफाइड करते हैं। बार्किंग, भौंकने का अगर यदि हम साउंड को सुन लेते हैं, जो कि जिसको सुनने के बाद हमारे माइंड में एक क्या आएगा? इमेज आएगा कि वो क्या है? कुत्ता है, ठीक है। तो आसान भाषा में हम यही कह सकते हैं कि वर्ड और साउंड ही है जो सिग्निफायर होता है, और उसको सुनने के बाद हम, या फिर हाँ, हम उसको सुनने के बाद हमारे माइंड में जो इमेज बनता है, मेंटल कॉन्सेप्ट बनता है, उसी को हम सिग्निफाइड कहते हैं। ओके।